Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 8 साइंस का केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने चार्ज पढ़ा था, फ्लो ऑफ चार्जेस को करंट कहते हैं वो पढ़ा था। उसके बाद हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था और हमने फिर आयंस को हमने क्लासिफाई करा था। एनायंस, कैटायंस में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एनायंस कहते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कैटायंस कहते हैं। ये सब चीज़ें पढ़ी थी और इसी के साथ साथ हमने कुछ टर्म्स जैसे कि इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस उसे भी कवर किया था। आई होप आप सब लोगों ने उसको अच्छे से देखा होगा और उसकी रिवीजन की होगी। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा और आप उस वीडियो पे जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो उसे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, जो कि है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग उसी करंट को, जो हमने कल पढ़ा था कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उन्हीं के ही, उसी करंट के ही कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें से हमने केमिकल इफेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा था कि जिसमें हम सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो कैटायंस और एनायंस फॉर्म होते हैं। कैटायंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, और वो कहाँ जाते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम कहते हैं कैथोड पे जाते हैं। और जो आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम एनायंस कहते हैं ना से मैंने हिंट बताई थी ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एनायंस, वो कहाँ जाएंगे? एनोड पे। तो एनोड कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड होगी? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी। यही सब चीजें हमने पढ़ी थी। लेकिन उस करंट की ही कुछ हीटिंग इफेक्ट और कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपके कोर्स में है। स्टूडेंट्स, ये जो पूरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का टॉपिक है, ये पूरा आपका क्लास 10th में डिटेल में है, लेकिन इसका एक छोटा सा प्रीव्यू आपके क्लास 8th में भी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? कल आपको याद होगा मैंने आपको एक सर्किट बनवाया था, जिस सर्किट में हमने एक बैटरी लगाई थी, है ना, हमने एक बैटरी या हम कहते हैं एक सेल लगाया था। मैंने आपको इसके सिंबल्स भी पढ़ाए थे कि एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी। बड़ी डंडी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी डंडी को हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और ये सेल का सिंबल होता है। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बल्ब से। ठीक है, तो ये हमने क्या करवाया था? एक आपको सर्किट बनवाया था। ठीक है, ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। ये सिंबल किसका है? बल्ब का है। ठीक है, मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको इसके सिंबल्स सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये बल्ब का सिंबल है और ये सेल का सिंबल है। अब बल्ब ग्लो करेगा। क्यों करेगा बल्ब ग्लो? बल्ब ग्लो करता है ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। क्यों ग्लो करता है बल्ब? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। कैसे? देखिए, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। आपने कभी बल्ब को ध्यान से देखा हो, अगर सभी ने देखा होगा, आई एम श्योर, कि उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, पतली सी वायर होती है ना। तो वो जो वायर होती है उसे हम कहते हैं फिलामेंट। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फिलामेंट कहते हैं। और ये फिलामेंट किससे बनी हुई होती है? कौन से मेटल से? टंगस्टन से। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले तो ले लेनी चाहिए ना। तो ये होती है हमारा टंगस्टन मेटल का बना हुआ। अब क्या होता है, जैसे ही हम करंट पास करवाते हैं तो करंट पास करने की वजह से, उसके हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है? बल्ब का टेम्परेचर हो जाता है हाई। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, द टेम्परेचर ऑफ द बल्ब इंक्रीजेस, है ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ड्यू टू विच द फिलामेंट क्या हो जाएगा? फिलामेंट आपका जलने लग जाएगा, जिसकी वजह से बल्ब आपका ग्लो करेगा। समझ में आ गई बात? बस इतना ही हीटिंग इफेक्ट आपके कोर्स में है। तो आप इसके लिए आप नोट्स बना रहे होंगे, आई होप, है ना, पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, नोटबुक अपनी। तो लिखिए, हीटिंग इफेक्ट में आप क्या लिखेंगे कि ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ड्यू टू द हीटिंग effect of the current,
the temperature of the filament becomes high, है ना, वो बढ़ जाएगा, है ना, या increases भी लिख सकते हैं, becomes high due to which the bulb glows. इतनी बात तो मैम हमें समझ में आ गई. हीटिंग इफेक्ट तो आसान था ना. अब हमने कल, आपको याद होगा, एक टेस्टर बनवाया था जिसके अंदर हमने इसी सर्किट में बीच में एक वुडन ब्लॉक लगवाई थी. तो हमने देखा कि ये बल्ब ग्लो नहीं करा. क्यों नहीं करा? क्योंकि हमने बताया था कि वुड क्या है, आपका इंसुलेटर है. अब अगर इसी वुड की जगह पे मैं एक आयरन की नेल लगा दूं, नेल लगा दूं, तो क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा? क्योंकि ये तो गुड कंडक्टर है. ये हम पढ़ चुके हैं. लेकिन कई बारी एक ऐसा मटेरियल यहाँ पे लगा दिया जाता है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. ठीक है, वो इंसुलेटर नहीं होता, उसके अंदर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर रहा है. करंट हमारा वीक है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आपका क्या लगा दिया, एक मटेरियल लगा दिया जो कि पुअर कंडक्टर है, और उससे आपका यहाँ पे हमने एक मटेरियल लगा दिया जो कि है आपका पुअर कंडक्टर. ठीक है, पुअर कंडक्टर है तो आपका करंट क्या जा रहा है, ये आपका वीक जा रहा है ना, वीक करंट जा रहा है. अगर वीक करंट जाएगा तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, उसे तो पूरा हाई टेम्परेचर चाहिए भाई. अगर हाई टेम्परेचर नहीं होगा तो बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले अपने कनेक्शंस चेक करेंगे कि कहीं कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है. अगर कनेक्शन सही है तो हम अपना सेल चेक करेंगे, कहीं वो तो यूज्ड अप नहीं हो गया, पुराना सेल तो नहीं है, हमने सेल भी बदल दिया. फिर हम अपना बल्ब भी चेंज कर सकते हैं कि क्या पता हमारा बल्ब फ्यूज हो गया. सब चीज़ें हमने सही कर दी, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. इसका मतलब हमारा जो करंट है वो क्या है, वीक है. ठीक है, वीक करंट है. अब वीक करंट जो है इस वाले सर्किट से तो टेस्ट नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा. तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता हमारे पास दो तरीके के रास्ते हैं. पहला तरीका ये है कि रिप्लेस द बल्ब बाय एलईडी. ठीक है, ये हमारा है फॉर वीक करंट्स. ये किसके लिए है? फॉर वीक करंट. ठीक है, अच्छा करंट आएगा फिर तो हीटिंग इफेक्ट चल जाएगा हमारा. लेकिन अगर वीक करंट है तो पहला रास्ता तो है कि रिप्लेस द बल्ब बाय एलईडी. एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है, ये भी फुल फॉर्म आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है, क्या होती है मैम ये आपने कई बार दिवाली पे देखे हैं ना, चाइनीज बल्ब टाइप में, है ना, इस तरीके से ये लाइट्स होती हैं. तो ये जो एलईडी होती है हमारी, इसमें ये दो लीड्स होती हैं, दो वायर्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? लीड्स कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? लीड्स. तो एक इसमें लॉन्ग होती है लीड और एक इसमें शॉर्ट होती है लीड्स. ठीक है, लॉन्ग लीड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और शॉर्ट को हम नेगेटिव से करते हैं. ठीक है, ये पता होना जरूरी है क्योंकि आपकी बुक में ये मेंशन है. ठीक है, तो ये जो है इसे जलाने के लिए, इसके ग्लो के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है. तो अगर वीक करंट भी जाएगा ना तो भी ये ग्लो कर जाएगा. तो एक तो ये बहुत बढ़िया रास्ता हो गया, बस बल्ब को हटा के एलईडी लगा दो. ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो है यूज द मैग्नेटिक कंपस. अब यहाँ आता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट. मैग्नेटिक कंपस कैसा होता है, कैसा दिखता है हमें? अगर आपने साइंस लैब में देखा हो, एक सर्कुलर शेप में होता है जिसमें इस तरीके से कुछ नीडल बनी हुई होती है. नीडल मतलब सुई होती है इसकी, है ना. अगर तो ये डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट मतलब कि ये हिलता है अपनी जगह से, है ना, यहाँ हिले चाहे यहाँ हिले, जैसे भी ये डिफ्लेक्ट करे मतलब वहाँ करंट है. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सब कुछ डिटेल्स 10th क्लास में है. ठीक है बच्चों, अब अगर डिफ्लेक्शन है तो हमारे लिए इतना बहुत है कि अगर डिफ्लेक्शन हो रही है मतलब करंट है, मतलब वीक करंट में भी ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा.
दिखाएगा। तो चलिए आइए करते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। ठीक है, आई एम रबिंग द बोर्ड। आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे इसके, है ना। तो अब हम अपना सर्किट बनाते हैं जिसमें हमने बल्ब हटा दिया, क्योंकि बल्ब तो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। हम सर्किट बनाते हैं कि जिसके अंदर हमने अपनी सेल या फिर बैटरी लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मैच बॉक्स ले लेते हैं। एक मैच बॉक्स होती है ना, खाली डिब्बी माचिस की, वो ले लेते हैं। उसके अंदर अपना मैग्नेटिक कंपास हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक हमने कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास रखा और उसको एक वायर से हम लोग क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं। एक इलेक्ट्रिक वायर से हमने क्या कर दिया, उसको रैप कर दिया। ठीक है, और उसके एक टर्मिनल को हमने फ्री छोड़ दिया, एक टर्मिनल को पॉजिटिव एंड के साथ जोड़ दिया, और दूसरा एक और हमने वायर ली जिसको नेगेटिव एंड के साथ जोड़ा, मैग्नेटिक कंपास से नहीं जोड़ा, और उसको हमने फ्री छोड़ दिया। ठीक है, कल आपको याद होगा कि पहले टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाया था, जिसमें से टैप वाटर हमारा गुड कंडक्टर निकल कर आया था, और डिस्टिल्ड वाटर क्या है, उसके अंदर कोई सॉल्ट्स, कोई आयंस नहीं होते, कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती, इसलिए वो पुअर कंडक्टर था। अब अगर मैं वही सॉल्यूशन यानी टैप वाटर अगर मैं यहाँ ले लूँ, ठीक है, तो क्योंकि वो तो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ एयर, तो क्या आपको मैग्नेट का कंपल्स डिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। और वीक करंट्स में भी मान लो इसके अंदर मैंने टैप वाटर की जगह लेमन जूस ले लिया, लेमन जूस ले लिया, तो भी हमें मैग्नेट की डिफ्लेक्शन दिखाई देगी, है ना। डिफ्लेक्शन इन मैग्नेट इज ऑब्जर्व्ड, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, और किस किस के साथ दिखाई दे सकती है? मान लो अगर मैंने लेमन जूस की जगह मिल्क ले लिया तो उसके साथ भी दिखाई देगी। अगर मैंने हनी ले लिया तो उसके साथ नहीं दिखाई देगी। वेजिटेबल ऑयल ले लिया तो उसके साथ भी नहीं दिखाई देगी। तो जिनके साथ मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है उनको हम कहेंगे गुड कंडक्टर्स, और जिनके साथ नहीं दिखाई दे रही है उन्हें हम कहेंगे पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, क्योंकि वीक करंट तो है ही ना, तो वीक करंट है तो हम क्या कहेंगे, उसको पुअर कंडक्टर कहेंगे रादर देन इंसुलेटर्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो वीक करंट के लिए हमारे पास दो इफेक्ट्स रहे, एक रहा हमारे पास दो हमारे पास रास्ते हुए, टू वेज हुए। कौन कौन से? एक तो एलईडी लगा दो या तो बल्ब को रिप्लेस करके, और या फिर आप अपना मैग्नेटिक कंपास को यूज कर लो। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी कंप्लीट। ये दोनों इफेक्ट सिर्फ इतने ही आपके कोर्स में हैं। अब हम आते हैं अपने मेन इफेक्ट पे, जिसे हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट मैं आपको पहले ही बहुत सब कुछ समझा चुकी हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन से है ना, किसी सॉल्यूशन से करंट को पास करवा रहे हैं, तो क्या वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन अगर वो है तो क्या होगा कि वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे वाटर लिया, जिसमें से हमने टैप वाटर लिया या पॉन्ड वाटर लिया, रेन वाटर लिया, कोई भी एक हमने वाटर लिया, तो एक तो बल्ब ग्लो हो जाएगा यानी कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, और आपके क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे नेगेटिव आयंस OH नेगेटिव, और नेगेटिव टर्मिनल पे आएंगे आपके पॉजिटिव आयन यानी H पॉजिटिव। तो दो तरफ हमारे क्या हो गया, हमारा जो H2 है, H2O है, वो डिसोसिएट हो गया OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस में, है ना। और इसी डिसोसिएशन को when passing through when a current is passed through a solution or an electrolyte कहते हैं ना इस conducting solution को हम, so when a current is passed through an electrolyte it gets dissociated into its ions, then this process is known as electrolysis। कैटायन एनायन समझ आ गया, एनोड कैथोड समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक रॉड लगा दूँ कार्बन की, है ना, कार्बन की क्यों मैम, कार्बन तो नॉन मेटल है ना, कार्बन तो गुड कंडक्टर नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि वो ग्रेफाइट के फॉर्म में गुड कंडक्टर है, तो हम कार्बन को ग्रेफाइट के फॉर्म में हम उसकी रॉड्स ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। हीटिंग इफेक्ट में बल्ब का समझ में आ गया, फिलामेंट का टेम्परेचर हाई होना चाहिए तो गुड कंडक्टर से ही होगा, तभी बल्ब जलेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट में आपका वीक करंट से भी हो जाता है, आपने मैग्नेटिक कंपास में बस आपको डिफ्लेक्शन दिखाई दे जाएगी। केमिकल इफेक्ट में कंडक्टिंग सॉल्यूशन में
क्या होता है करंट की वजह से? डिसोसिएशन होता है, जिसे हम क्या कहेंगे कि कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आ रहा है ना, केमिकल लोचा हो रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। अब इसी केमिकल इफेक्ट को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको कल एक कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस भी करवाई थी। कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस से आपको क्या पता चला था? कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस से हमें ये पता चला था मैम कि एक तरफ तो हमारे ऑक्सीजन गैस आ गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है? नेगेटिव होती है ना। आपको कुछ एनायंस और कैटायंस के एग्जाम्पल्स भी मैं दे देती हूँ। एनायंस होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज, है ना, बार बार लिखिए, जितनी बार भी आप लिखेंगे उतनी बार आपको याद रहेगा। नेगेटिवली चार्ज तो कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं, है ना, हालांकि आपके बेस है इतना आएगा नहीं, फिर भी जैसे O2 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, ये सारे क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। हाइड्रोक्साइड का OH नेगेटिव, ये सारे नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। और अगर मैं कैटायंस का आपको एग्जाम्पल्स दूं कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। पॉजिटिवली चार्ज्ड जो होते हैं उसमें आपके हाइड्रोजन का आ जाएगा, है ना, आपका सोडियम का आ जाएगा, पोटेशियम का आ जाएगा, आपका कॉपर का आ जाएगा, ठीक है, इतना बहुत है, इतना बहुत है 8th क्लास के लिए, ठीक है। एनायंस और कैटायंस क्लियर हो गए अब आपको, ठीक है। तो जब हमने कॉपर सल्फेट का करा था तो आपने देखा था कि ऑक्सीजन की गैस आई थी, क्योंकि वो नेगेटिव आयन होती है, तो वो आपका आया एनोड पे, और आपका जो कॉपर है वो कहाँ डिपॉजिट हुआ था? कैथोड पे। यही बात आई थी, है ना। तो यानी कि हम लोग केमिकल इफेक्ट में कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि हमारे पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी आपने। एक तो आपने ये ऑब्जर्व करा कि गैस के बबल्स आ रहे हैं इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये ऑब्जर्व करी कि हमारे सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने ये ऑब्जर्व करी कि किसी एक इलेक्ट्रोड पे हमारे मेटल की डिपोजिशन भी हो रही है। जैसे आपके कॉपर सल्फेट वाले इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या देखा? कॉपर जो है ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो रहा है। यही 3 चीज़ें पढ़ी हैं, तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि लिस्ट सम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, लिस्ट सम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है बच्चों। तो सम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट आर, ये लाइन आप खुद लिखेंगे, सम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट आर, कौन कौन से होंगे? नंबर वन बबल्स ऑफ द गैस, बबल्स ऑफ द गैस occurs at electrodes, ठीक है। पहली चीज तो हमने ये देखी। दूसरी हमने देखी डिपोजिशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस, डिपोजिशन ऑफ द मेटल टेक्स प्लेस एट एन इलेक्ट्रोड, किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे हो सकती है, ठीक है। कॉपर सल्फेट वाले केस में कैथोड पे डिपोजिशन हुई थी, राइट। और तीसरी जो हमने इफेक्ट, तीसरा इफेक्ट क्या हमने देखा? तीसरा इफेक्ट हमने देखा कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस, है ना, कलर जो है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो केमिकल इफेक्ट्स हैं करंट के। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब ये एक लास्ट एक क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन बन के ही आ सकता है कि ये जो केमिकल इफेक्ट है, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, तो ये केमिकल रिएक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है, एक तो आपने सॉल्यूशन कौन सा लिया उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने वाटर लिया है तो दोनों गैसेज ही निकलेंगी, कॉपर सल्फेट लिया है तो एक गैस निकलेगी और एक मेटल डिपॉजिट होगा, यही बात है ना। तो एक तो सॉल्यूशन कौन सा लिया है। दूसरी चीज़ और किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से लिए हैं। समझ में आ गई? कार्बन का लिया है, कॉपर का लिया है, किस चीज़ का लिया है। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, ऑन विच फैक्टर्स does the chemical reaction
Does the chemical reaction in electrolysis या during electrolysis depends, ठीक है, टू वेज, टू फैक्टर्स, टू थिंग्स, कुछ भी आ सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, आंसर क्या होगा इसका, इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूशन टेकन, the solution and electrodes taken during electrolysis. Got it? I hope आपको सबको आज का सेशन समझ में आ गया होगा। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट अब आसान लगना शुरू हो गया होगा, है ना। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स भी कुछ ऐसे खास नहीं थे। कैटायंस, एनायंस, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलिसिस सब क्लियर हो गया होगा। हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और उसके ये 2 क्वेश्चंस, बस सिंपल सी ये चीज़ें थी, है ना। कितना आसान है। तो इसकी आप अगले सेशन से पहले अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, इसका लास्ट पार्ट होगा वो, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का या फिर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।